बात करेंगे जब जंग होती है तो फिर सब चीज़ों को आग लगती है और जिस मुल्क में होती है उस खित्ते के दूसरे ममालिक भी तपिश महसूस करते हैं, लेकिन ईरान में जंग छेड़कर अमेरिका खुद भी इस आग से न बच पाया और फिर पूरा यूरोप इसकी लपेट में आएगा जो बुरी तरह मुतासिर होगा। वजूहात इसकी बहुत सारी हैं। एक तो आप देख ही रहे हैं कि आपने हुर्मुज़ जहां से दुनिया भर में तेल की सबसे ज्यादा सप्लाई होती है वो बंद है। तेल और गैस ऐसी चीज है जिनकी कीमत बढ़ने से आटे दाल सबका भाव बढ़ जाता है। तेल तो अभी से महंगा होना शुरू हो गया है, तो दूसरा ये कि कारोबार का ग्राफ भी नीचे जा रहा है। बिल्कुल, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त शॉक में मुब्तला हैं और सबसे अहम बात यह है कि सोना जो पहले ही 5.5 लाख फी तोला तक पहुंचने के लिए पर तोल रहा है, अब न जाने कहां जाकर रुकेगा। बात करें स्पेसिफिकली पाकिस्तान की तो ईरान जंग के असरात अभी से आना शुरू हो गए हैं। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मुल्क की मईशत के लिए एक बैकबोन समझी जाती है वो मुतासर होना शुरू हो चुकी है। समा ये पहले ही रिपोर्ट कर चुका है कि सिर्फ फैसलाबाद में करोड़ों के दरामदी ऑर्डर्स रुक चुके हैं। अब नए हुर्मुज़ बंद है तो तेल कैसे पाकिस्तान लाया जाएगा, ये का हम सवाल है। सऊदी अरब से दरख्वास्त की गई है कि जनाब किसी और रूट से तेल को पाकिस्तान पहुंचाया जाए, लेकिन जाहिर है कि जब लंबा रास्ता होगा तो फिर खर्चा भी ज़्यादा आएगा। तो इन्हीं सब मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुका है। तमाम मामलात पर हम ब्रीफ जो है वो डिस्कशन करेंगे। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जावेद फारूकी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया जावेद साहब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले आगाज़ इसलिए आपसे करना चाह रही हूँ क्योंकि जाहिर है कि जो डीप न्यूज़ है वो आपके पास होगी, आप हमें थोड़ा सा गाइड करें ताकि हम आगे अपनी ट्रांसमिशन को लेकर चलें। सबसे पहला सवाल ही यही है कि खलीज में जंगी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान में एनर्जी बिलखुसूस गैस सप्लाई की क्या सिचुएशन है? जी बहुत शुक्रिया महक। देखें, सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की तमाम तर जो डिपेंडेंस है, अगर हम गैस की बात करें, वैसे तो फ्यूल भी जो है, पेट्रोल जो है, उसमें भी यही सूरत हाल है कि तमाम पाकिस्तान का पेट्रोल जो है वो 95% जो है वो इम्पोर्ट होता है और उसी पर इन्हसार है हमारी तमाम ट्रांसपोर्ट का भी और बाकी जो इंडस्ट्री है उसका भी। जहाँ तक गैस की बात है तो गैस में भी बताया तो ये जाता है कि 30 से 35% पाकिस्तान का दरामदी गैस जिसे हम RLNG कहते हैं उस पर है। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त आज के दिन जो अगर हम एक कंपनी की बात कर लें, सुई नॉर्दर्न गैस की बात कर लें, तो उसका इन्हसार जो है ऑलमोस्ट 50% RLNG इंपोर्टेड जो गैस है उसके ऊपर है। यानी इस वक्त सुई नॉर्दर्न के पास जो है 800 MMCFD गैस जो है वो लोकल जो आपके ज़खायर हैं वहाँ से आ रही है, और जबकि जो है यहाँ पर 800 MMCFD गैस आपने RLNG जो है वो इसके अंदर मिक्स करनी थी। लेकिन जो ये खलीज की जो जंग है और अपना हुर्मुज़ की जो बंदिश है उसकी वजह से जो हमें जो बताया गया है वो ये कि इस माह जो हमें 8 जो कार्गो मिलने थे LNG के वो नहीं मिल सके, और उनमें से सिर्फ दो कार्गो जो हैं वो भी ये 1 मार्च को जो है वो मिले हैं, और उसके बाद से गैस की सप्लाई जो है वो बंद है। सो गोया तकरीबन कोई इसमें 600 MMCFD डेली जो गैस है उसका एक शॉर्टफॉल है। जो आपके पास 1600 MMCFD गैस होनी थी उसकी बजाय आप ये समझे कि 1200 या 1000 MMCFD के करीब गैस है। तो ये इस वक्त जो है इनके पास गैस के ज़खायर हैं। यही सूरत हाल है SSGC की, जो सुई सदर्न गैस है, जो दूसरी बड़ी गैस कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वहाँ पर भी अगरचे उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो शेयर है इसके अंदर दरामदी गैस का, वो सुई नॉर्दर्न की निस्बत कम है। लेकिन सुई सदर्न को भी बहुत बड़ा जो शेयर है RLNG का, वो सुई नॉर्दर्न ही प्रोवाइड करती है, और सुई नॉर्दर्न ने ये नई सूरत हाल के बायस उनको भी गैस की सप्लाई जो है वो बंद कर दी है। ठीक है, गैस की सप्लाई का इशू है। आदिल खट्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर पेट्रोलियम हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आदिल खट्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने समय के लिए वक्त निकाला। अब आप चूंकि पेट्रोलियम के माहिर हैं तो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से एक तो हुकूमत ने ये भी गौर शुरू कर दिया कि 15 दिन के बजाय हफ्तावार इस पर जायजा ले जाए पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसके हवाले से। तो क्या असरात इस जंग के आप देख रहे हैं, खुसूसन अगर पाकिस्तान की बात करें, खित्ते पर क्या असरात होंगे उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पर क्या असरात देख रहे हैं, हुकूमत के ऊपर अभी कितना प्रेशर आने जा रहा है? देखिए जी, मेन इस जंग की वजह से जो इशू है ना, जिस काम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है या जिसको आप अपना हॉर्मुज़ कहते हैं, उसका बंद होना है। क्योंकि पाकिस्तान की क्रूड भी और प्रोडक्ट्स भी और LNG का तो ऑलरेडी जिक्र साहब ने कर दिया है कि LNG तो आप समझे कि 100% इस वक्त बंद हो गई है, तो तकरीबन सारी कतर से ही आ रही थी, तो वो तो बंद हो ही गई है। और जहाँ तक क्रूड ऑयल का ताल्लुक है तो वो भी इस वक्त काफ़ी सीरियस सिचुएशन है।
अभी तो हमारे पास 10-15 दिन तो निकल ही जाएंगे, लेकिन हमारी सिवाय अटक रिफाइनरी को छोड़ के जो बाकी चीज है वो सारी डिपेंडेंट है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पे। तो वो और वो ज्यादातर आ रहा था इन्हीं मुल्कों से, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसी के थ्रू आया करता था। अब ये रूट तो बंद हो गया, आप समझे, ठीक है, जब तक हालात कुछ बदलते नहीं। तो जो आपने किसी ने जिक्र किया ना कि गवर्नमेंट अब सोच रही है, और बल्कि कुछ रिफाइनरी इनिशिएटिव भी लिया है, अपने शिप्स उस तरफ भेज दिए हैं कि जो ऑल्टरनेट रूट है सऊदी अरेबिया से, वो यम्बू पोर्ट से है, जो कि पहले वहां से रेड सी के थ्रू आ सकता है पाकिस्तान। लेकिन वो रूट तकरीबन 70% लंबा है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल रूट है सऊदी अरेबिया से। तो एक तो रूट है, फिर चार्जेस बढ़ेंगे, और फिर टाइम भी, डिलीवरी टाइम जो है, जो कि नॉर्मली 5-6 दिन होता है, वो तकरीबन 10-11 दिन तक चला जाएगा। दूसरा जो प्रोडक्ट्स का मसला है, या जो क्रूड हमें आया करता था यूएई से, वो भी फॉर्चुनेटली उनके एक पोर्ट है फुजैरा पोर्ट, वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर है, तो वहां से आ तो सकता है, लेकिन यूए अपनी फुल कैपेसिटी क्रूड अवेलेबिलिटी इस पोर्ट से नहीं दे सकता, कि उनकी पाइपलाइन को, जो ऑनलाइन पाइपलाइन है उसमें कैपेसिटी लिमिटेशन है। दूसरा, इस वक्त डिमांड इतनी ज्यादा होगी कि अब यूए किसको प्रायोरिटाइज करता है वो उन पर डिपेंड करता है। और सऊदी अरेबिया से अगर आप ऑर्डर रूट देखें तो यम्बू से तो हमें ज्यादा उम्मीद है मिलने का, लेकिन आप देखें साथ ही जब वॉर सिचुएशन होती है तो वैसी फ्रेट जो है वो फिनोमिनली बढ़ रहा है तेजी से, और साथ ही इंश्योरेंस चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कुछ कंपनीज तो अभी तक इंश्योरेंस देने को तैयार ही नहीं है, तो ये एसोसिएटेड है फिर। तो देखिए, एक असर तो आना ही आना है, और इनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि रिफाइनरीज भी इफेक्ट होंगी, उनकी जो कैपेसिटी थ्रूपुट है या जो यूटिलाइजेशन है, सिवाय अटक रिफाइनरी के। और अटक रिफाइनरी को ये जरूर एडवांटेज है कि हम 100% लोकल इंडिजिनस क्रूड ऑयल प्रोसेस करते हैं, तो हम तो इंशाल्लाह इस पोजीशन में होंगी कि हमारी जो कमिटमेंट्स हम वो मीट कर सकें। लेकिन रिफाइनरी इफेक्ट आएगा, लेकिन मैं साथ साथ ये भी जरूर कहना चाहूँ। जी ठीक, आदिल साहब आपका कमेंट आ गया, कुछ डिस्ट्रॉशन है उसको हम सेट करते हैं। अहमद चुनैद साहब आपकी तरफ आती हूँ। बहुत ज़रूरी इसलिए जानना है स्टॉक मार्केट की सिचुएशन, क्योंकि जब से जंग लगी है हम यही कह रहे हैं कि मंदी का रुझान है। ऐसा क्यों है? आलमी मार्केट्स में फौरी मनफी रद्द-ए-अमल क्यों देखने में आ रहा है, और ये मंदी कितने अरसे तक बरकरार रह सकती है? देखिए, जहाँ भी जंग की सूरत हाल होती है वहाँ पर एक बेयकीनी की सूरत हाल हो जाती है। ये अंदाज़ा नहीं होता कि खुदा न खास्ता यहाँ की इंडस्ट्री जाएगी, यहाँ की ट्रेडिंग तबाह हो जाएगी, यहाँ के लोग जो है वो ज़ाहिर है जानी नुकसान भी होगा। तो किस तरह जो है वो इन चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पे जो है वो मार्केट ज़ाहिर अपना एक रिएक्शन देती है, और लोग घबराहट में माल छोड़ देते हैं कि इस ज़माने के अंदर उन हालात में कैश होना जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि इन्वेस्टमेंट में, सिक्योरिटीज़ में या और चीज़ों में जो है वो आपका कैश फ्लो पड़ा हो। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक कुदरती अमर है, दुनिया भर में ये मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ भी जंग जैसी सूरत हाल होती है वहाँ पर स्टॉक मार्केट भी क्रैश करती है, वहाँ पर सारी मार्केटें जो हैं वो क्रैश करती हैं, और लोग कैश की अवेलेबिलिटी को जो है वो अपनी अवलीन तरजीह बनाते हैं। अली नजीब साहब कम्युनिटी एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अब बताइएगा, जो कम्युनिटी प्राइसेस ऊपर जाती हैं वो एक कितनी बड़ी अब हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है। एक तो रमज़ान का महीना भी चल रहा है, ऊपर से जो सूरत हाल मशरिक़ वस्ता में हो चुकी है कि अवाम के ऊपर कम से कम हो जाए, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और हुकूमत किस तरीके से जो है वो ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ अपनाए, कौन से तरीक़ेकार अपनाए कि वो ज़्यादा बोझ अवाम के ऊपर ना आए। ज़ाहिर है हुकूमती है तो मुश्किल में ही, मुश्किल वक्त है हुकूमतों के लिए भी। जली साहब हमें सुन पा रहे हैं? आदिल खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल खटक साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। सर, आप बताइए इस हवाले से आपकी क्या राय रखते हैं? हुकूमत के ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आ चुकी है, और हुकूमत को आवाम को भी रिलीफ देना है, हुकूमत के लिए भी ये आसान नहीं है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसका असर बराह रास्त बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर भी बनता है, महंगाई के ऊपर भी पड़ता है। तो अब किस तरीके से हुकूमत इस मसले से निकल सकती है कि आवाम के ऊपर भी बोझ ना आए और हुकूमत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल ना पड़े? देखिए जी, इसमें एक तो ये बात है कि क्राइसिस तो जरूर है, और वेरी अनप्रेसिडेंटेड किस्म का क्राइसिस है,
लेकिन हमें पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। मसलन मैं आपको ये कम से कम तसल्ली हमें देनी चाहिए अपने आपके व्यूअर्स को कि इस वक्त जो पेट्रोल और डीजल के इस वक्त स्टॉक्स हमारे पास हैं वो तकरीबन 25-26 दिन के लिए इस वक्त काफ़ी है हमारी नॉर्मल कंजम्पशन के मुताबिक। लेकिन साथ ही जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, अगर गवर्नमेंट एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ ज़रा सीरियसली तवज्जो दे और इस तरह इक़दाम करे और इस तरह यानी तरीके अवेलेबल हैं, अगर वो प्लानिंग सही करें कि कंजम्पशन को हम कम से कम करें और जो मोस्ट एसेंशियल पर्पसेस है उसके लिए पेट्रोल प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन हो, तो ये पीरियड हम मजीद बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक कीमत की बात है, देखें जी उसको तो अवॉइड अब कर नहीं सकते। जैसा मैंने पहले बताया कि प्राइसेस बहुत तेजी से इस वक्त बढ़ रही हैं। अभी भी अगर मैं नंबर तो नहीं देना चाहता, लेकिन अच्छा खासा इंक्रीज आएगा पर लीटर के हिसाब से। तो उसमें उसकी जो मेन वजह है वो एक तो फ्रेट बढ़ रहा है, फ्रेट चार्जेस बढ़ेगा और जो इंश्योरेंस चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और वैसे भी प्रीमियम भी बढ़ रहे हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब उसमें ओएमसीज को या ऑयल कंपनीज को वो करना कि वो सारा खर्च अपने ऊपर उठा ले, वो एक अनरियलिस्टिक होगा। तो इसमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को जरूर सपोर्ट देनी पड़ेगी कि ये जो एडिशनल एबनॉर्मल चार्जेस आ रहे हैं बॉर्डर सिचुएशन की वजह से, उसमें गवर्नमेंट इन कंपनीज को सपोर्ट करे। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे G2G बेसिस पे गवर्नमेंट को इनिशिएटिव आई एम श्योर ऑलरेडी ले लिया होगा, खासकर सऊदी अरेबिया के साथ, टू इंश्योर कि हमें ऑल्टरनेट पोर्ट से यम्बू पोर्ट से सप्लाईज हमारी क्रूड की जारी रह सके। और इसी तरह गवर्नमेंट से भी उनको इनिशिएट ऑलरेडी किया भी होगा आई एम श्योर के फुजारा से भी हमें सप्लाई जारी रह सके। तो ये चंद इकदाम है। दूसरा मैं एक चीज जरूर पॉइंट आउट करूंगा, ये आवाज मेरी आ रही है? जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात में मेंशन करना चाहता हूँ जी। हमारे तरीकाकार ये है कि जब हालात ठीक होते हैं तो हम बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं। ये यदि कई सालों से 25-30 साल से अगर मैं बताऊं कि हमेशा बात होती है कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम स्टोरेजेस होने चाहिए। सारी दुनिया में जो मुल्क इंपोर्टेड पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, जैसा पाकिस्तान है, तो वो स्ट्रेटेजिक स्टोरेजेस बनाते हैं और स्ट्रेटेजिक स्टोरेजेस कमर्शियल स्टोरेजेस से हटके होते हैं। स्ट्रेटेजिक स्टोरेज हमेशा गवर्नमेंट्स बनाती है और वो यहाँ पर पाकिस्तान में कोई काम नहीं, उस तरह बात ही करते हैं, स्ट्रेटेजिज्म करते रहते हैं। इन मौकों से अकल आनी चाहिए हमें कि अब ये हालात जब दूर जाएगी तो हमें सीरियसली इसको तवज्जो देनी चाहिए कि हम मुल्क पेट्रोल स्टोरेज बिल्कुल। आदिल साहब, बुरे वक्त के लिए तो हमेशा तैयार रहना चाहिए ना, लेकिन अब जाहिर सी बात है जो एक जंग छिड़ चुकी है पाकिस्तान पे भी उसके असरात आना शुरू हो गया। अब इसमें हमने वे आउट निकाला कि हम इससे बचेंगे कैसे और कितने लंबे अरसे तक हमारा जो स्टोरेज है वो ज्यादा देर तक चल सके। वापस आपकी तरफ आएंगे जावेद साहब, आपकी तरफ मैं आती हूँ। अब जैसा कि अभी बात हो रही थी कि गैस की सप्लाई ज़ाहिर है अगर वो उसकी फराहमी मुअत्तल हो गई है तो इसके असरात कौन कौन से ममालिक पर या किस तरह से किन किन सेक्टर्स को मुतासर कर सकते हैं। अब हमें देखना ये कि इसका पैरल क्या है, तो आपकी नज़र में इसका मुतबादिल क्या है? देखिए इस वक्त जो अभी मैंने इससे पहले जो बताया कि जो सप्लाईज की जो सूरत हाल है उसमें तो इमीडिएटली जो किया गया है वो ये है कि चंद एक जो सेक्टर्स हैं जिनको गैस फ्राहम की जाती थी, इसमें मैं पहले ये बता दूं कि जो घरेलू सार्फिन हैं उनको प्रायोरिटी पे रखा गया है। अच्छा। और जो है खाद सेक्टर जो है उसको मुकम्मल तौर पर गैस जो है वो बंद कर दी गई है। अच्छा, उसकी वजह ये एक बताई गई जिसमें मैं, जैसे आपने अभी बात हो रही थी कि इसमें को पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए, वो ये कि जो कल भी एक मीटिंग हुई, बहुत आला सतह की एक मीटिंग हुई, उसमें तमाम कंपनीज जो हैं वो ऑन बोर्ड थी और वजारत तवानाई के हुकाम जो थे, उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो खाद के जो ज़खायर हैं वो 9 लाख टन के करीब, 9 लाख मीट्रिक टन के करीब जो हैं वो खाद के ज़खायर मौजूद हैं, जो इस साल, जो पिछले साल इसी महीने में तकरीबन 6 लाख मीट्रिक टन थे। सो इसलिए सफिशेंट खाद मौजूद है आइंदा फसल के लिए, इसलिए खाद सेक्टर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। 2 खाद फैक्ट्रीज़ हैं आपकी बड़ी जो बहुत ज़्यादा गैस जिन्हें जाती है, एक है एग्रीटेक और दूसरी फातिमा फर्टिलाइज़र। इनको खाद की, इनको जो गैस की फराहमी जो है वो बंद कर दी गई है। इसके साथ साथ ये है कि पावर सेक्टर जो है, पावर सेक्टर को 300 MMCFD गैस दी जाती थी, तो उसको आप तकरीबन 130 MMCFD पर ले आए हैं और उन्हें ये कहा गया है कि आप इसका जो अल्टरनेट है वो फर्नेस ऑयल है उस पर चले जाएं, या जो ऐसे प्लांट्स जो इंपोर्टेड कोल पर चलते थे, जैसे आपका साहिवाल कोल पार है, तो वो इंपोर्टेड जो कोल है वो कोल इंपोर्ट करे और उसके ऊपर लगे। लेकिन अगेन वही बात है कि वो कोल भी इंपोर्ट होगा, फर्नेस ऑयल भी इंपोर्ट होगा,
तो उसके ऊपर जाएंगे। इसके अलावा ये है कि जनरल इंडस्ट्री को जो बंद किया गया है, जिसमें अभी आपने पहले जिक्र किया कि फैसलाबाद के अंदर बहुत सी फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद हो गई हैं। इसके अलावा ये है कि KPK और जो है आपका सिंध जो है वहाँ पर CNG स्टेशन हमारे यहाँ तो बंद हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर CNG स्टेशन भी हैं, लेकिन उनको भी बंद कर दिया गया है, उनको सप्लाई जो है बंद की जा रही है या बंद कर दी गई है। सो ये सेक्टर्स जो हैं वो खास सेक्टर्स जो हैं इनको बंद किया जा रहा है। इन सेक्टर्स को बंद किया जा रहा है, ये गैप को जो है उसको महदूद किया जा रहा है, तो इसके असरात क्या पड़ेंगे ये मैं आपसे आगे चल के पूछता हूँ। अली नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट। अली साहब अस्सलाम वालेकुम, समय के लिए वक्त निकालने का शुक्रिया। कमोडिटी प्राइसेस जो हैं अवाम को बराह रास्त इफेक्ट करती हैं, ये तो इस पर कितना प्रेशर अवाम के ऊपर आ सकता है, हुकूमत के ऊपर अब कितनी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है कि हुकूमत के लिए अब क्या करना होगा कि अवाम के ऊपर भी बोझ ना आए, और हुकूमत भी जाहिर है मुश्किल वक्त में है, हुकूमत को अपना भी देखना है, मसाइल बहुत सारे हैं इस मुल्क में, तो क्या कहेंगे आप इस पर? जी जी अली साहब हमें सुन पा रहे हैं? सही, ठीक। आई थिंक कोई ऑडियो का इशू है। खटक साहब यही सवाल आपकी तरफ लेके आते हैं। जैसे कि हम बात करें ना कि पेट्रोलियम की कीमतें तो बढ़ी हैं, लेकिन अगर हम इसके वे आउट की बात करें तो एक इंटरनेशनली लेवल पे ये चीज़ अगर इसकी सप्लाई मुतासर है तो फिर पाकिस्तान पे भी असर है इसका। अगर ओपेक के हवाले से मैं बात करूं तो इसके इत्तेहादी मुमालिक पैदावार को बढ़ाकर क्या मुमकिन किल्लत को पूरा कर सकते हैं, या फिर अमली तौर पर हमें इसकी कोई गुंजाइश नजर आती है ताकि हम बेस पकड़ें, वहां से मामला ठीक करें और फिर बाकी मुमालिक इससे मुतासर ना हो? देखिए, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात है ना, तो प्रोडक्शन में इशू नहीं है, प्रॉब्लम है हम तक पहुंचाने में, सप्लाई में। बिल्कुल। अब तक जरूर सऊदी अरेबिया में मेरी रसतुना की थोड़ी हिट हुई है, आग भी लगी है, वो कुछ अर्से के बंद हुई है, वो तो चल पड़ेगी। और देखिए मिडिल ईस्ट में रिफाइनरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, मसला ये है कि हम तक कैसे पहुंचे, पाकिस्तान तक कैसे पहुंचे। तो जिस तरह पहले हमने बताई कि जब से ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया तो दिस प्रेजेंट्स द मेन चैलेंज टू अस। अब वो उस पे ऑल्टरनेट रूट पे आएगा, सऊदी अरेबिया से आ सकता भी है, और आई एम श्योर कि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान को प्रायोरिटी भी देगा सप्लाई में, क्योंकि कॉस्ट तो बढ़नी है। फासला जब आप तकरीबन 70% डिस्टेंस बढ़ रहा है, फ्रेट चार्जेस बढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस बढ़ रहा है, तो कॉस्ट तो बढ़नी है। इसमें तो कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। देखिए पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स जब तक ये सिचुएशन होगी, ये ड्रेस्टिकली इसमें इंक्रीज आएगा, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। लेकिन उसमें जरूर यह है कि गवर्नमेंट को अपना हिस्सा कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, खासकर जो फ्रेट है और जो इंश्योरेंस चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट को डिसाइड करना कि किस हद तक वो कंपनीज को सपोर्ट कर सकती हैं तो क्रूड और प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट में। एक तो ये बात, एक बात में और खास मेंशन कर, अभी जिक्र हुआ है फर्नेस ऑयल का भी। देखिए फर्नेस ऑयल में एक चीज ख्याल रखें, क्योंकि ये रिफाइनरीज चलेगी, जिस तरह अटक रिफाइनरीज मैंने बताया कि इंशाल्लाह उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, तुम चलते रहेंगे, लेकिन रिफाइनरी पर ये चॉइस नहीं होता कि फर्नेस ऑयल ना बना है, फर्नेस ऑयल बनना ही बनना है। अभी तक ये हो रहा था कि पिछले बजट में जब गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम लेवी इम्पोज कर दी फर्नेस ऑयल पे बहुत हेवी अमाउंट, जिससे उसकी कॉस्ट तकरीबन 80% बढ़ गई। उसका नतीजा ये हुआ कि फर्नेस ऑयल का पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक इस्तेमाल डिमांड बिल्कुल जीरो हो गई। अब सारी रिफाइनरी इस वक्त एक्सपोर्ट कर रही थी, अब अगर फर्नेस ऑयल की एक्सपोर्ट भी बंद हो जाए, ना हो सके, तो इवन अगर क्रूड अवेलेबल भी होगा तो रिफाइनरी बंद हो जाएंगी। अब आप जो आपने कहा ना कि जी LNG बंद हो गई है तो हम पावर प्लांट्स को कहेंगे कि जी फर्नेस ऑयल पे चले, वो तब भी चल सकते हैं कि पेट्रोलियम लेवी आप विड्रॉ करें, पर डोमेस्टिक सेल उसकी बढ़ेगी ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा में ये करना चाहिए कि जो वीकली प्राइसिंग अनाउंस ओगरा करती है एवरी 15 डेज के बाद फोर्टनाइटली, वो वीकली होनी चाहिए। ये भी इंडस्ट्री के बड़े अरसे से डिमांड है, साल से, कि ये प्राइसेस रिवाइज होनी चाहिए वीकली बेसिस पे। वो भी हेल्प करेगी इंडस्ट्री को मैनेज करने में। वरना आप 15 दिन बैठे रहेंगे, वहां से क्रूड महंगा होता जा रहा है, प्रोडक्ट्स की प्राइस अगर यही रहेंगे तो वो तो वैसे उनका फाइनेंशियली वो बैठ जाएंगे रिफाइनरीज। तो ये, और गवर्नमेंट इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ दीज सजेशन, दे आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, तो एक तो वीकली प्राइसिंग होनी चाहिए, फर्नेस ऑयल पे पेट्रोलियम लेवी विड्रॉ कर देनी चाहिए ताकि लोकल सेल रिवाइव हो सके, डोमेस्टिक सेल। और आपके जो IPPs हैं जिनको अब LNG नहीं मिलेगा, तो वो फर्नेस ऑयल पर चल सके जब तक कम से कम क्राइसिस है। दूसरा, कंजर्वेशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। देखिए आप वर्किंग डेज कम कर दें, वर्किंग फ्रॉम होम को इनकरेज करें, इस तरह की मेजर्स हमें कारपूलिंग करें, इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन गवर्नमेंट को चलानी चाहिए ताकि पब्लिक को समझ आए कि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, वॉर लाइक सिचुएशन, और हमें अपनी थोड़ी सी तकलीफें हमें उठानी पड़ेंगी।
ताकि हम कंजम्पशन कम से कम कर सके, ताकि हम सरवाइव कर सके इस क्राइसिस के दौरान। सही। बिल्कुल, सरवाइव करना जो है इस वक्त वो बहुत ज़रूरी है। और आप किचन वापस बढ़ेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर अहमद चनाई साहब भी मौजूद हैं। अहमद साहब, अगर तेल की कीमतों में इजाफा हो जाता है तो इसकी बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस की बात कर लेते हैं, मुल्की स्टॉक एक्सचेंजेस की बात कर लेते हैं, इसके अलावा जो आलमी स्टॉक एक्सचेंज जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक कंपनीज जो जिनका इंदराज है, उन पर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, जहाँ ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ मूवमेंट बढ़ जाती है। तो जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो जाहिर है कि उन कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी का पे असर पड़ता है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं। और जब ये प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ता है तो वो ब्लू चिप से निकल कर बेरिश मोड में आ जाती हैं। और जब बेरिश मोड में आती हैं तो ज़ाहिर है उनके प्राइसेस कम होते हैं, लोग उनको लिक्विडेट करके ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ों में चले जाते हैं। तो ऑयल प्राइसेस का बढ़ना पूरी दुनिया के लिए